नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए बच्चों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि परीक्षा में पूछे जाने वाले बार बार क्वेश्चन या रिपीट क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चनों में आते रहते हैं, और मैं आपके लिए लाया हूं अध्याय 1 से लेके 5 तक के प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे निषेचन को परिभाषित कीजिए। कि निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर व मादा युग्मक संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज यानी कि 2n क्या 2n जाइगोट का निर्माण करते हैं, उसे निषेचन कहते हैं। जैसे मादा युग्मक अंडाणु और नर युग्मक शुक्राणु आपस में क्या करते हैं, संलयित करते हैं और भ्रूण का निर्माण करते हैं। और देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा भ्रूणोद्भव। क्या है? भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं? देखिए कि युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। जो हमारा निषेचन की क्रिया से बना हुआ युग्मनज है, उसके आगे की प्रोसेस यानी कि जो आगे उसका विकास होता है, उसको ही क्या कहते हैं, हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूणोद्भव के समय युग्मनज से समसूत्री कोशिका विभाजित तथा कोशिका विभेदीकरण होता है। जब भ्रूणोद्भव होता है तब युग्मनज में समसूत्री विभाजन और विभेदीकरण होता है। इससे क्या क्या होता है कि कोशिका विभाजन से तो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है तथा कोशिका विभेदीकरण से उसके आकार व रूप, ऊतकों व अंगों की रचना होती है। इन्हीं प्रक्रियाओं से जीव का निर्माण होता है। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा भ्रूणोद्भव। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है कि पुष्पी पादपों में परागकणों का क्या कार्य है, समझाइए। पुष्पी पादपों में परागकण से नर युग्मक उत्पन्न होता है, अतः परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। परागकण कोमल नर युग्मकों को नर जनन अंग से स्त्री जनन अंग के वर्तिकाग्र तक ले जाने का कार्य करता है। परागकण से निकली पराग नलिका ही नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये क्या हो गया हमारा पुष्पी पादपों में परागकण हो गया, और पेपर में 1 नंबर अथवा 2 नंबर आपके लिए यह लाने की पूरी पूरी संभावना रखता है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। यानी कि आपने पिक्चर देखी है ना, रोबोट, जिसमें रोबोट क्या करते हैं, रजनीकांत सर जी एक से अधिक क्या बना लेते हैं, अपने समान ही रोबोट बना लेते हैं। तो वो क्या है, एक तरह से क्लोन है। यानी कि आकार और उसका रंग रूप बिल्कुल एक सेम समान है, यानी कि आकारीय व आनुवांशिक रूप से बिल्कुल क्या है, जनक के समान है। तो उसी क्या बोलते हैं, हम अलैंगिक जनन कहते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह आकारीय व आनुवांशिक रूप से जनन के पूर्णतः समान होती है। ओके बच्चों, आगे आती है हमारी प्रतिमुखी कोशिकाएं किसे कहती हैं। कि देखिए बच्चों, प्रतिमुखी कोशिकाएं उनको कहते हैं जो बीजांड के द्वार होता है ना, जो बीजांड द्वार होता है। जैसे मान लो आप, ये हो गया आपका बीजांड द्वार, ये बीजांड द्वार है आपका। तो इसके विपरीत इधर की साइड जो कोशिकाएं होती हैं उनको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। तो भ्रूण कोश में निभागीय सिरे यानी बीजांड द्वार के विपरीत सिरे की ओर स्थित कोशिकाएं जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने के बाद नष्ट हो जाती हैं, उनको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। अब आता है हमारा कृत्रिम संकरण किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, पादप प्रजनन की वह तकनीक जिसमें मानव द्वारा दो जनकों यानी पादपों के दो जनकों के मध्य परागण कर संकरण कराया जाता है, उसे कृत्रिम संकरण कहते हैं। इसके बाद आता है आपका विपुंसन पर टिप्पणी लिखिए। यह वेरी वेरी मोस्ट है, 2016, 17, 18, 19 में आ चुका है। इस बार भी पूरी पूरी संभावना है इसको आने की, तो इसे आप एक बार 100% देखिए कि पादप प्रजनन की प्रक्रिया में मादा जनक पौधे के द्विलिंगी पुष्प से, जिसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं यानी कि स्त्रीलिंग भी और पुल्लिंग भी, यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर, द्विलिंगी पुष्प से कलिका अवस्था में ही पराग कोषों को काटकर अलग कर देना, जिससे वर्तिकाग्र पर वांछित यानी कि इच्छित हमारे इच्छा अनुसार
प्रकार के परागकण डाले जा सकें, इसको ही विपुंसन कहते हैं। अब आगे देखिए, हमारा अगला है कि विदलन पर टिप्पणी लिखिए। विदलन क्या होता है? देखिए बच्चों कि युग्मनज में होने वाले समसूत्री विभाजन जिनके कारण बनने वाली संतति कोशिकाएं कोरक खंड ब्लास्टोमियर्स की संख्या तो बढ़ती है लेकिन उनका आयतन नहीं बढ़ता है, विदलन कहलाता है। कि समसूत्री विभाजन के कारण जो क्या बनती हैं, जो संतति कोशिकाएं बनती हैं, जो पादप के बाद, जो माताओं के बाद जो संतति कोशिकाएं बनती हैं, जो संतानों की कोशिकाएं बनती हैं, उनमें कोरक खंड ब्लास्टोमियर्स की संख्या तो बढ़ती है परंतु उनका आयतन नहीं बढ़ता है। इसी को क्या कहते हैं? हम विदलन कहते हैं। अब देखिए हमारा कि अंडवाहिनी के 3 भागों के नाम लिखिए। कि अंडवाहिनी क्या होती है और इसके कितने कितने अंग होते हैं। देखिए बच्चों कि अंडवाहिनी वाला मैंने टॉपिक पढ़ा है आपके लिए कि मादा जनन तंत्र किसे कहते हैं, ये हमारे YouTube चैनल पर डली हुई है और आप इसको वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। और मादा जनन तंत्र से आपके पेपर में कम से कम 5 या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 1-1 नंबर का भी आता है और 3 नंबर का पूरा की पूरा ये क्वेश्चन आ सकता है कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी पूरी की पूरी अलग वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल रखी है, तो आप इसको उस पर जाकर देख सकते हैं। अब देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन आता है कि अंडवाहिनी के 3 भागों के नाम लिखिए। अब देखिए मैंने बताया था आपको कि गर्भाशय होता है, जैसे इस प्रकार हमारा गर्भाशय हो गया, ओके बच्चों। ये क्या है यहाँ पे? ये अंडाशय हैं और इसको बोलते हैं हम क्या? अंडवाहिनियां। यानी कि हमारे शरीर में कितनी, मादा के शरीर में कितने पाई जाती हैं? 2 अंडवाहिनियां पाई जाती हैं। इसके अग्रभाग को यानी कि अंडाशय से चिपके हुए भाग को जो कीपनुमा आकार का होता है उसे कीपक कहते हैं, यानी कि इनफंडीबुलम। क्या कहते हैं? इनफंडीबुलम कहते हैं। इसके बाद जो आगे का हिस्सा होता है किसके? कीपक के बाद का ए वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं तुम्बिका या एम्फुला। ओके बच्चों। और फिर इसके बाद जो यहाँ पे सकरा भाग होता है इसे बोलते हैं संकीर्ण पथ या इस्थमस। इसको ही क्या बोलते हैं? फेविको यानी कि फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और यानी कि इसी के अंदर क्या होता है? अंडाणु और शुक्राणुओं का निषेचन होता है, क्योंकि योनि मार्ग द्वारा गर्भाशय से होते हुए क्या होते हैं? शुक्राणु यहाँ तक आते हैं और इसी स्थान पर क्या होता है? निषेचन होता है, अंडाणु का निषेचन होता है। ओके बच्चों, ये क्या हो गए? हमारे अंडवाहिनी के 3 भाग हो गए हैं। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन 10वां। गर्भ निरोधक के रूप में प्रयोग की जाने वाले अंतरोपण क्या है? अब देखिए बच्चों, जैसे किसी माता को क्या है, किसी भी स्त्री को गर्भ धारण नहीं करना होता है, अभी संतान उत्पत्ति नहीं करनी होती है, तो वे विभिन्न प्रकार की युक्तियां अपनाते हैं, उनको ही क्या बोलते हैं? गर्भ निरोधक बोलते हैं। जैसे भी उनके बारे में बताते रहा हूं मैं आपके लिए कि अंतरोप गर्भ निरोधक की वह युक्तियां जिसके कारण क्या नहीं होता है? गर्भ निरोधक हो जाता है, यानी कि गर्भ ठहरता नहीं है, जिन्हें त्वचा के नीचे प्राय वहां में स्थापित कर दिया जाता है। यह रक्त में अकेले प्रोजेस्टेरॉन अथवा प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन संयोजन मुक्त करते हैं। यह गर्भ निरोधक के कारगर उपाय हैं। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लिपेस लूप क्या है? देखिए बच्चों कि लिपेस लूप एक औषधि रहित अंतर गर्भाशयी युक्ति है, यानी कि यह औषधि रहित है, यानी कि इसमें कोई किसी प्रकार की जैविक दवाइयों का उपयोग नहीं किया जाता है। और क्या है ये? अंतः गर्भाशय युक्ति है। इसको इंट्रायूटेरिन डिवाइस यानी कि आईयूडी भी कहते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन 12वां कि दांत कोशिका अर्कता क्या है? देखिए बच्चों कि दांत कोशिका अर्कता एक लिंगी सूत्री अप्रभावी मेंडेलियन विकार है। ओके बच्चों कि क्या है ये? एक लिंगी सूत्री अप्रभावी मेंडेलियन विकार है, जिसमें असामान्य हीमोग्लोबिन बनने के कारण रक्त अल्पता की स्थिति बन जाती है, यानी कि हमारा हीमोग्लोबिन
असामान्य प्रकार से बनता है, जिससे हमारा रक्त पतला हो जाता है। अब देखिए दोस्तों कि उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए, और पेपर में अधिकतर ये आता है और बच्चे इसको गलत करके आते हैं क्योंकि ये बच्चों पर याद नहीं होता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि वह भौतिक, रासायनिक व जैविक कारक, ध्यान रखना, उत्परिवर्तन नाम से ही यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है रहा है, उत्परिवर्तन होगा आपके लिए, कि वह भौतिक, रासायनिक व जैविक कारक जो जीव के आनुवांशिक पदार्थ यानी कि जैसे डीएनए होते हैं, जीन्स होते हैं जिनको हम क्रोमोसूत्र या गुणसूत्र बोलते हैं, में वंशानुगत होने वाले बदलाव यानी इनमें क्या होते हैं, परिवर्तन आ जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, हम उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्पन्न कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, उत्परिवर्तन। ध्यान रखना कि आनुवांशिक पदार्थ जैसे डीएनए, जीन, क्रोमोसोमों में होने वाले परिवर्तन, रासायनिक हो चाहे भौतिक हो, क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एक क्रोमोसोम पर स्थित दो जीनों की दूरी का पता कीजिए। अब पता किस प्रकार लगाया जाता है। देखिए बच्चों कि जीनों के बीच दूरी उनकी पुनः संयोजन आवृत्ति के आधार पर तय की जाती है। यानी कि दो जीनों के यानी जीन के मध्य की दूरी किसके तरफ की जाती है, पुनः संयोजन आवृत्ति के आधार पर तय की जाती है। कम आवृत्ति जीनों के पास पास स्थित होने की परिचायक होती है। ये क्या हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये याद नहीं होता है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 15वां कि एलील को परिभाषित कीजिए। ध्यान रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पूछ लेता है कि एलील को परिभाषित कीजिए, एलील पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए क्या करना है आपको, इसमें 1 नंबर का आएगा। आपको कितने नंबर का आएगा, ये 1 नंबर का आएगा। तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें आपको 1-2 लाइन लिखनी नहीं होती है और आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाते हैं। देखिए, किन्हीं विपर्यासी विभेदकों के एक जोड़े को कोड करने वाली आनुवांशिक इकाई अर्थात एक जीन के विभिन्न रूप एलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिकल सेल एनीमिया में रोगी का हीमोग्लोबिन सामान्य मनुष्य के हीमोग्लोबिन से किस प्रकार भिन्न होता है। देखिए, असामान्य हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में छठवां अमीनो अम्ल बेलीन होता है, जबकि सामान्य हीमोग्लोबिन में ग्लूटेमिक अम्ल होता है। ओके दोस्तों, ये क्या हो गया हमारा, सिकल सेल एनीमिया का रोगी बता दिया आपको। अब आता है आपको कि किसी शुद्ध प्रजननी लाइन के क्या लक्षण होते हैं। किसी शुद्ध प्रजननी लाइन में किसी लक्षण विशेष की उपस्थिति पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। यदि कोई लक्षण बार बार संतति में प्रकट हो रहा है तो वे क्या है, शुद्ध प्रजननी लक्षण है। देखिए, अर्थात वह उस विभेदक के लिए शुद्ध होती है तथा समयुग्मजी होती है। जैसे लाल पुष्प वाले पौधों का पीढ़ी दर पीढ़ी लाल पुष्प वाले ही पौधे उत्पन्न करना इसके शुद्ध प्रजननी होने का लक्षण है। जैसे हमारा गुलाब का पुष्प है, क्या करता है, लाल दर लाल क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं। जब हम उसकी टहनी को काट कर अन्य स्थान पर लगा देते हैं तो क्या होता है, हमको केवल लाल पुष्प अधिकतर प्राप्त होते हैं। ये हो गए आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके कक्षाओं में, पूरी परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।